Hello friends, welcome back. I hope you all are doing well. Guys, आज हम बिजनेस फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के बारे में। क्या होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग? हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल डिस्टर्ब ना हो और हम इजीली हमारी जो पेमेंट्स होती है डे टू डे उनको कर सकें। तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन इतना कैपेबल नहीं होता कि वो खुद से सारी की सारी फाइनेंसिंग कर सके। इसलिए उसे जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हमारे सोर्सेज हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं फॉर फाइनेंसिंग आवर वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले आता है हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है? इसे हम फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। और जैसे ये नाम से क्लियर हो रहा है, ये क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट आवर बिजनेस ऑपरेशन। अब जो कंपनीज है उन्हें डे टू डे पेमेंट्स करनी होती है, रेंट की, सैलरीज की, अपने क्रेडिटर्स की। तो उन सब की पेमेंट विदाउट एनी इंटरप्शन इजीली हो जाए, उसके लिए कंपनीज को परमानेंट वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ बिजनेस पे, बिजनेस के साइज पे, स्केल ऑफ ऑपरेशन पे। जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का, उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। तो हम कैसे फाइनेंसिंग कर सकते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल को? शेयर्स की हेल्प से, डिबेंचर से, पब्लिक डिपॉजिट से एंड प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो फिक्स्ड है हमारी पूरे ईयर। नाउ फाइनेंसिंग ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या है? ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो कंपनीज यूज़ करती है ताकि वो लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज कर सके। जो शेयर्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है? जो कंपनी की पूरी कैपिटल है उसे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। उन स्मॉल यूनिट्स को ही हम शेयर्स बोलते हैं। कोई भी पर्सन कंपनी के शेयर को परचेज कर सकता है और एक से ज़्यादा शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं। जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। कंपनी जब शेयर्स को इश्यू करती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। शेयर्स के ऊपर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें डिविडेंड मिलता है। बट कंपनी की कोई भी कंपल्शन नहीं है कि वो उन्हें डिविडेंड पे करे। शेयर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है। दैट मीन्स जब डिविडेंड की पेमेंट करनी होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट होगी, उसके बाद जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पे किया जाएगा। उसी तरह जब कंपनी लिक्विडेट होगी या वाइंड अप होगी तो उस टाइम पे भी सबसे पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होगी, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के ओनर नहीं होते, इसीलिए इन्हें कंपनी के अंदर वोटिंग राइट नहीं होता। बट अगर कोई भी ऐसा काम कर रही है कंपनी जो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उस केस में ये कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, वो फिक्स होता है। उसके बाद आता है हमारे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। दैट मीन्स ना तो इन्हें प्रेफरेंशियल राइट मिलता डिविडेंड की पेमेंट के टाइम पे, और ना ही उस टाइम पे जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है या फिर वाइंड अप हो रही है। बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर होते हैं हमारे
फर्म के, इन्हें वोटिंग राइट होता है कंपनी के अंदर। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स इतने सारे होते हैं, इसलिए वो खुद से सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। दैट्स वाई वो कुछ एक लोगों को अपॉइंट करते हैं जो उनके बिहाफ पे कंपनी की एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, बट कंपनी उन्हें पे करती है ताकि जो कंपनी है वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन कर सके। तो ये थे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिनकी हेल्प से हम हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सकते हैं। मेन डिफरेंस क्या है शेयर्स और डिबेंचर्स में? जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, बट जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करती है और कंपनी के लिए ये कंपलसरी होता है कि वो उन्हें इंटरेस्ट पे करे, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए उनका कोई राइट नहीं होता कंपनी में वोट करने का। बट अगर उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है कंपनी में तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थे हमारे डिबेंचर्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? ये भी बहुत अच्छा सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का। हर साल कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है, ताकि इन फ्यूचर जब कंपनी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट कंपनी एज ए डिविडेंड पे करती है और कुछ पार्ट अपने पास रिटेन करके रखती है। उस रिटेन प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग। ये बहुत ही इकोनॉमिकल सोर्स है फाइनेंसिंग का, क्योंकि कंपनी को इसमें कुछ पे नहीं करना होता और साथ ही साथ ये कंपनी की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखती है। इसके अलावा कंपनी की गुडविल को भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं? ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स होते हैं जिसे कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को फंड रेज करने के लिए। कोई भी कंपनी अगर वो चाह रही है पब्लिक डिपॉजिट इशू करना, तो सबसे पहले उसे एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में। कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड होगा उस एडवर्टाइजमेंट को देख के वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को फिल करके जो मनी है वो डिपॉजिट करवा सकता है कंपनी के साथ। जब वो कंपनी में मनी डिपॉजिट करवाएगा तो कंपनी उसे इशू करके देगी डिपॉजिट रिसिप्ट। उस डिपॉजिट रिसिप्ट के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। साथ ही साथ वो होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, जो एज अ प्रूफ होता है कि कंपनी ने लोन लिया है उस पर्टिकुलर पर्सन से। उसके अलावा जो रिसिप्ट का बैक साइड है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और कंपनी की जो रेपुटेशन है उसके बारे में भी मेंशन होता है। कंपनी जब इशू करती है पब्लिक डिपॉजिट्स तो वो 6 मंथ से 3 इयर्स तक इशू कर सकती है। इसलिए जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का। बट कंपनीज उन्हें साथ ही साथ रिन्यूअल फैसिलिटी भी देती है, जिसकी वजह से इसे हम मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोल सकते हैं। तो ये 4 हमारे मेथड्स थे जिनकी हेल्प से हम हमारी वर्किंग कैपिटल को, जो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, उसे इजीली फाइनेंस कर सकते हैं। कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी सोर्स का यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट आता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अभी हमने परमानेंट वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा जो कांस्टेंट रहती है हमारी थ्रू आउट द ईयर, बट जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है वो फ्लक्चुएटिव होती है, वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे अगर मान लो स्लैक टाइम है
तो उस टाइम पे मार्केट में डिमांड कम होगी। अगर डिमांड कम होगी तो हमें कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस टाइम पे हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। बट दूसरी तरफ अगर पीक सीज़न होगा तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी। उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो इस तरह हमारी नीड के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल को हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसे ही हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसके एक्सेस जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। जैसे इस डायग्राम के अंदर क्लियर हो रहा है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जो थ्रू आउट द ईयर सेम है। बट जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो हमारी कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है, जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। देन सोर्स ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। कैसे फाइनेंसिंग कर सकते हैं हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को, वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंडिजिनस बैंक्स। ये जो इंडिजिनस बैंकर्स होते हैं ये प्राइवेट मनी लैंडर्स होते हैं, जैसे साहूकार वगैरह। ये जो मेथड है वो पुराने टाइम में बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस था, क्योंकि उस टाइम पे जो कमर्शियल बैंक है वो स्टैब्लिश नहीं हुए थे, तो इन बैंक्स की मोनोपोली थी। बट आज के टाइम में जब कमर्शियल बैंक्स आ चुके हैं तो इंडिजिनस बैंकर्स अपनी मोनोपोली को खो चुके हैं। बट स्टिल आज के टाइम में भी बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ऐसे हैं जो इनके ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। बट अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना पड़ता है और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है इंडिजिनस बैंकर्स की, कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भी हमारा बहुत अच्छा सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है जब हम रॉ मटेरियल या कोई भी सामान परचेज करते हैं हमारे सप्लायर से, तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा पेमेंट का, उतना ही हमें टाइम मिल जाएगा और हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जो ट्रेड क्रेडिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर और हमारे कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं हमारे सप्लायर्स के साथ। जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हर एक फर्म को इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें जो बोरोवर है उसे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में भी हम गुड्स का पोजीशन पहले ले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स। बट मेन डिफरेंस क्या है ट्रेड क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स में? ट्रेड क्रेडिट में हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, बट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में हमें अनपेड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये था हमारा इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। नाउ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे आजकल शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये कैसे कैसे हमें फाइनेंसिंग करवाते हैं? सबसे पहले लोन्स। किसी भी पर्सन को अगर लोन की ज़रूरत है तो वो बैंक के पास जा सकता है। बैंक उन्हें लमसम अमाउंट एडवांस कर देगी किसी ना किसी एसेट की सिक्योरिटी के बेसिस पे, और उस अमाउंट के ऊपर बोरोवर को इंटरेस्ट पे करना होता है। जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो पूरी की पूरी अमाउंट पे होता है, और जिस दिन हमें लोन सैंक्शन होता है उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी हमारी ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें बैंक अलाउ करता है कस्टमर को कि वो मनी बोरो कर सकता है एक डिसाइडेड लिमिट तक, किसी ना किसी सिक्योरिटी के, किसी ना किसी एसेट की सिक्योरिटी के बेसिस पे। मेन डिफरेंस क्या है लोन और कैश क्रेडिट में? लोन में हमें एंटायर अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता था, बट कैश क्रेडिट के अंदर हम जो लिमिट है हमारी, उसमें से जितना अमाउंट हम बोरो करते हैं उसी के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कैश क्रेडिट का वो ज़्यादा होता है
एज कंपेयर टू लोन्स। देन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें जो हमारा करंट अकाउंट होल्डर है उसको बैंक्स अलाउ करते हैं कि वो एक सर्टेन लिमिट तक बोरो कर सकता है, और जो लिमिट उसने ली है, एक्सटेंड की है, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। एट लास्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब हम अपने गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट करते हैं। अब हमने जब गुड्स को क्रेडिट में सेल किया है तो हमारा जो डेटर है वो हमें इन फ्यूचर पेमेंट करेगा, बट हमें अगर अभी कैश की रिक्वायरमेंट है तो हम बैंक्स के पास जाके उसे डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो बैंक कुछ एक अमाउंट अपनी कट करके रिमेनिंग जो हमारी अमाउंट है वो हमें पे कर देगा, और बाद में जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बैंक खुद से जाके उस डेटर से अमाउंट कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की नीड को फुलफिल करते हैं। अब आता है एडवांसेस। एडवांसेस क्या होता है? जब कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर से या मिडल मैन से किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट एडवांस में पेमेंट ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं एडवांसेस। ये हमारा बहुत चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है अपने टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंसिंग करने के लिए, और मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इसे यूज़ करती है। जब उनके पास कोई ऑर्डर आता है किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो वो अपने कस्टमर से एडवांस में पेमेंट ले लेती हैं और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उन्हें दे देती हैं। देन फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग के अंदर क्या है कि ये जो फैक्टोरिंग का काम है वो कमर्शियल बैंक्स भी कर सकते हैं या कोई फैक्टर भी कर सकता है। आज के टाइम में ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए। यहाँ जो बिज़नेस है वो क्या करते हैं, अपने जितने भी बिल रिसीवेबल्स हैं उन्हें फैक्टर्स को सेल कर देते हैं। जो फैक्टर्स हैं वो उन्हें उसी टाइम 80 to 90% पेमेंट दे देते हैं, तो हमें उसी टाइम कैश मिल जाता है। एट लास्ट जब मैच्योरिटी डेट आती है तो फैक्टर खुद से जाके डेटर से पेमेंट को कलेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए क्या बेनिफिट हुआ? एक तो हमें कैश मिल गया पहले ही, और दूसरी तरफ जो नॉन पेमेंट का रिस्क है वो भी फैक्टर उठाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो फैक्टर्स हैं वो इसके लिए पहले से जो डिसाइडेड होता है उनका परसेंटेज उस पर कमीशन चार्ज करते हैं। देन एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर हो चुके हैं बट अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई। जैसे हमें सैलरी मिलती है, हम पूरा जो मंथ काम करते हैं उसके बाद एट द एंड ऑफ मंथ हमें सैलरी मिलती है, तो ये क्या है? एक्रूड एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए ये लायबिलिटी होती है जो फर्म को पे करनी होती है। जितना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फर्म को इसको पे करने का उतना ही फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, और ये फर्म के शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का काम करेगा। देन डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मतलब जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव होगी और हमें जो काम है वो बाद में करते हैं। जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमने एडवांस में बच्चे से फ़ी ले ली, तो वो जो फीस है वो हमारे लिए डेफर्ड इनकम का काम करेगी कि हमने फ़ीस अभी ले ली, हम पूरा मंथ उसे क्या करेंगे, फिर पढ़ाएंगे। तो उसी तरह जो बिज़नेस है वो करते हैं, उन्हें कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करना होता है या सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है, तो अगर उसके लिए वो अपने कस्टमर से एडवांस में पेमेंट ले लेंगे तो उसे हम बोलेंगे डेफर्ड इनकम। लास्ट आता है हमारा कमर्शियल पेपर्स। जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। इन्हें सिर्फ हाईली रेप्यूटेड कंपनी ही इशू कर सकती है। यूएसए में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। कमर्शियल पेपर चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारा, जो बैंक क्रेडिट है उनके कंपैरिजन में। जो इन्वेस्टर्स होते हैं कमर्शियल पेपर्स के वो बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिनके पास ज़्यादा फाइनेंस होता है वही बेसिकली कमर्शियल पेपर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज हमारा वर्किंग कैपिटल का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।